हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी की क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। जुड़ जाइए, 8 बज गए हैं। लुशित जी के हम कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन करेंगे। इसमें भी पार्ट नंबर हमारा 9 रहने वाला है। इससे पहले हमने 8 पार्ट कर लिए हैं। 8 पार्ट अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। जल्दी से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो जुड़ जाइए सभी। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की? हुमायूंनामा पुस्तक की रचना की गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा पुस्तक हुमायूंनामा पुस्तक की रचना की गुलबदन बेगम ने। क्वेश्चन नंबर 2, सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो सिख धर्म के ऐसे कौन से गुरु थे जिसकी जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो वो थे गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव तो सिख धर्म के गुरु थे। गुरु अर्जुन देव, इनकी हत्या करवा दी थी किसने? जहांगीर ने। ठीक है, सिख धर्म के गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवा दी? जहांगीर ने करवा दी थी। क्वेश्चन नंबर 3, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? चित्रकला अपनी चरम सीमा पर किसके शासनकाल में पहुंच गई थी? चित्रकला। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने चरम पर पहुंच गई थी। चित्रकला सबसे ज्यादा उस टाइम पे होती थी। तो चित्रकला किसके काल में सबसे चरम सीमा पर थी? तो जहांगीर के काल में। क्वेश्चन नंबर 4, किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में, कहा? चित्तौड़गढ़ में क्या विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। किसने? राणा कुंभा ने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में करवाया। क्वेश्चन नंबर 5, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की कुमारगुप्त ने। याद रखना है। क्वेश्चन अपने 5 हो चुके हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो जगन्नाथ मंदिर हमारा किस राज्य में है? जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में है। कहाँ पर? जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? पुरी उड़ीसा में है। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में है जगन्नाथ मंदिर। क्वेश्चन नंबर 7, त्राइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में और कब हुआ? त्राइन का पहला युद्ध जो हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ और 1191 में हुआ। 1191 में हुआ त्राइन का युद्ध। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ त्राइन का युद्ध, ये भी याद रखना है। और 1191 में हुआ, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की, ये आपको आता होगा। सिकंदर किस का शिष्य था? तो सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। किसका शिष्य था सिकंदर? सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। कौन था? सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति। क्वेश्चन नंबर 11, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्री गुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त। श्री करते हैं ना किसी चीज का, श्री गणेश करते तो गुप्त वंश के श्री के लगा देना गुप्त के सामने, तो श्री गुप्त हो गए। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त। क्वेश्चन नंबर 12, कुंभ में मेले का शुभारंभ किसने किया? तो कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? इसका शुभारंभ किया। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? हर्षवर्धन ने। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? हर्षवर्धन ने कुंभ के मेले का शुभारंभ किया। याद रखना है, कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? हर्षवर्धन ने कुंभ के मेले का शुभारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 13, किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला 12 वर्ष बाद लगता है। कितने वर्ष बाद? कुंभ का मेला 12 वर्ष बाद लगता है। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला भरता है? तो कितने स्थानों पर कुंभ का मेला भरता है? 4 स्थानों पर भारत में कुंभ का मेला भरता है।
हरिद्वार हरिद्वार गंगा इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पर। हरिद्वार गंगा इलाहाबाद गंगा और यमुना के संगम पर, हरिद्वार में, इलाहाबाद में, उज्जैन के शिप्रा में। उज्जैन, शिप्रा और नासिक गोदावरी। शिप्रा नदी है उसके पास और नासिक गोदावरी नदी के पास। ठीक है, याद रखना है। हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक। हरिद्वार गंगा नदी के तट पर हम कुंभ का मेला लगता है, और इलाहाबाद में गंगा और यमुना के संगम पर, और उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर, और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर। तो यहाँ लगता है 4 जगह कुंभ का मेला। हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक, याद रखना है। हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर, यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन जाता है फ्रेंड्स। उज्जैन जो है कौन से जो है नदी के किनारे पर स्थित है? शिप्रा नदी के किनारे पर। और यहाँ से नासिक, जो नासिक शहर है, ये भी पूछ लिया जाता है, ये कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? यह गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। तो दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन और बन जाते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की गुफाओं में जो है, अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी है वह किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की गुफाओं में किसके चित्र मिलते हैं? बौद्ध धर्म से रिलेटेड चित्र मिलते हैं। तो अजंता की गुफाओं की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता की गुफाओं की चित्रकारी। क्वेश्चन नंबर 16, तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद है। तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद। तो तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद है तेलंगाना राज्य की राजधानी है। कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा? तो 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा। आंध्र प्रदेश जो है ये है हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में कुल कितने पिन कोड जोन है? तो भारत में कुल कितने पिन कोड जोन है? 9। भारत में कुल कितने पिन कोड जोन है? पिन कोड जोन कितने हैं? 9 है। और इसकी शुरुआत हुई 15 अगस्त 1972 को। 15 अगस्त 1972 को इसकी शुरुआत हुई। भारत में कुल कितने पिन कोड हैं? 9 है। ठीक है, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड जो है प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? तो भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड का शुभारंभ हुआ 1972 में। डाक सूचना प्रणाली का पिन कोड प्रणाली का जो है शुभारंभ हुआ 1972 में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है भारतीय रेलवे। सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। यहाँ से वहाँ जाने के लिए सबसे ज्यादा रेल का इस्तेमाल होता है। तो भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम क्या है? यह है भारतीय रेल। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली जो है रेलगाड़ी कौन सी है? भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है, यह होती है समझौता व थार एक्सप्रेस। ठीक है फ्रेंड्स, थार एक्सप्रेस है समझौता वे थार एक्सप्रेस है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चलाएगी? भारत में पहली विद्युत रेल चलाएगी 1925 में। भारत में पहली रेल जो कि विद्युत रेल थी यह कब चलाएगी? 1925 में। इक्कन क्वीन क्या है? इक्कन क्वीन नाम था इसका। इक्कन क्वीन सबसे पहले 1925 में चलाई गई। और भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चलाएगी? 1925 में इक्कन क्वीन। याद रखना है आपको। 23 क्वेश्चन पर चलने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्लास में। क्वेश्चन नंबर 23, प्लीज़ टिल द एंड तक जुड़े रहें आप क्लास से। प्लीज़ क्लास में आखिर तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग है पीर पंजाल सुरंग। पीर पंजाल सुरंग जो है भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। पीर पंजाल सुरंग है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में है भारत की सबसे लंबी रेल कौन सी है? यह है पीर पंजाल सुरंग है जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 24, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो है जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जिला है सबसे बड़ा लद्दाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है लद्दाख। याद रखना लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा महाद्वीप पूर्णतः
हिमाच्छादित यानी बर्फ से ढका हुआ है। तो वो कौन सा महाद्वीप है जो बिल्कुल बर्फ से ढका रहता है हमेशा? तो अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप है जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। क्वेश्चन नंबर 26, पृथ्वी तल पर कुल कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार भूभाग पाया जाता है? कुल कितने प्रतिशत भाग पर किसका? महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। तो 29.2% भूभाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। पृथ्वी तल पर कुल कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो 29.2% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो विवाद है वह किन द्वीपों पर है? किन द्वीपों पर है? कच्चा तीवू द्वीप और न्यूमूर द्वीप। कच्चा तीव द्वीप और न्यूमूर द्वीप, ये दो द्वीप ऐसे हैं जिन पर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद रहता है। इन दो द्वीपों पर कच्चा तीवू द्वीप और न्यूमूर द्वीप। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर, 3214 ऐसे याद कर लेना इसको। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। ठीक है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 5.5 घंटे का। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय के अंदर कितना अंतर है? तो इनके दोनों के अंतर है 5.5 घंटे का। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई है, स्थल सीमा, ठीक है, जल सीमा नहीं, स्थल सीमा है, 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थल सीमा की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 31 चलते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? भारत की सबसे लंबी सुरंग, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है पीर पंजाल, भारत की सबसे लंबी सुरंग है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल सुरंग जो है कहाँ पर है, कौन से राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 32 भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था? सबसे पहले जहाँ अब हिमालय पर्वत है वहाँ पर सबसे पहले क्या था? वहाँ पर टेथीस सागर था। क्या था? टेथीस सागर था वहाँ पर जहाँ अब हिमालय है। तो टेथीस सागर दो भागों में बट गया था, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये पहले मैं डिटेल में करवा चुकी हूँ पहले वाली वीडियोज में, तो आज डिटेल में नहीं करेंगे, केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? सबसे पहला सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल उत्तराखंड में यह है सर्वप्रथम यानी पहला किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, याद रखना है इसका नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स। सबसे पहला जो है राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि नैनीताल उत्तराखंड में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए जो है प्रसिद्ध है? कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? यह है पेरियार जो है केरल, यह अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार केरल में है, यह जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार केरल जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 35, लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? सद ए सरहद लाहौर दिल्ली जो है बस सेवा है क्या कहलाती है? लाहौर दिल्ली बस सेवा सद ए सरहद कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 36, कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट कोयला सबसे उत्तम किस्म का कोयला है। ठीक है फ्रेंड्स, एंथ्रेसाइट कोयला सबसे उत्तम किस्म का कोयला है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानगृह कहाँ मिलता है? सिंधु घाटी की सभ्यता का एक सबसे बड़ा स्नानगृह मिलता है मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानगृह मिलता है मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 38, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? ऑपरेशन फ्लड जो हुआ था वो उसके कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? वो थे डॉक्टर वर्जीज।
डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, 38 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं फ्रेंड्स। 39 क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 है, रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो रबी की फसलों की बुआई की जाती है, रबी और खरीफ दो तरह की फसल होती है। तो रबी की जो फसल होती है उसकी बुआई की जाती है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। रबी की फसल की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में रबी की फसल की बुआई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। बाजार मूल्य नियंत्रण की जो पद्धति है उसकी शुरुआत, बाजार मूल्य नियंत्रण की पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल काला हीरा किसे कहा जाता है? फुटबॉल का ब्लैक पर्ल या काला हीरा किसे कहा जाता है? पेले को। किसको? पेले को कहा जाता है फुटबॉल का ब्लैक पर्ल और काला हीरा किसे कहा जाता है? पेले को। क्वेश्चन नंबर 42, किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? किस खेल में फ्री थ्रो का शब्द का प्रयोग किया जाता है? बास्केटबॉल में फ्री थ्रो का जो है प्रयोग किया जाता है। बास्केटबॉल में किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? बास्केटबॉल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? पोलो खेल का उद्गम किस भारतीय राज्य को माना जाता है? मणिपुर को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है। सबसे ज्यादा प्रिय खेल है वहां का मणिपुर का, यह है पोलो खेल। तो किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो मणिपुर को माना जाता है। किस भारतीय राज्य को मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? किसी भारतीय राज्य की मूंगफली का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? गुजरात में मूंगफली का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? गेमी बट शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो गेमी बट शब्द किस खेल से जुड़ा है? ये शतरंज खेल से जुड़ा है। गेमी बट शब्द किस खेल से जुड़ा है? शतरंज खेल से जुड़ा है। क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रेज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? क्रिकेट पिच पर जो है पॉपिंग क्रेज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? 4 फुट। कितनी होती है? 4 फुट होती है। आगे चलते हैं 47 क्वेश्चन पर। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो सिली पॉइंट है क्रिकेट खेल से संबंधित है। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 48, किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता? तो ऐसा कौन सा देश है जिसकी टीम ने फुटबॉल का कप 5 बार जीता? 5 बार फुटबॉल कप जीता है, यह है ब्राजील देश की टीम ने सबसे ज्यादा बार फुटबॉल का 5 बार जो है विश्व कप जीता है। 5 बार विश्व कप जीतने वाला है ब्राजील फुटबॉल का। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? यह है बेंगलोर में। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलोर में है इसरो का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 50, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन था? तो यह था अप्सरा। भारत का पहला प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? तो यह था अप्सरा। कौन सा था? अप्सरा। क्वेश्चन नंबर 51, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है यह कहाँ है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? त्रिवेंद्रम। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है त्रिवेंद्रम में। कहाँ पर है? त्रिवेंद्रम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है। ये है हमारा त्रिवेंद्रम में। क्वेश्चन नंबर 52, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में है वन अनुसंधान संस्थान। क्वेश्चन नंबर 53, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह देहरादून में है। रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 54,
अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को किस नाम से जानते हैं? तो अंटार्कटिका में पहली भारतीय स्थायी प्रयोगशाला जो है उसको किस नाम से जानते हैं? उसको दक्षिण गंगोत्री के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दक्षिण गंगोत्री के नाम से जानते हैं। कहाँ? अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला। ये भी पूछा जा सकता है, भारत की जो स्थायी प्रयोगशाला है सबसे पहली प्रथम कहाँ पर है? दक्षिण गंगोत्री। क्वेश्चन नंबर ये है कहाँ पर है? अंटार्कटिका में है, नाम है दक्षिण गंगोत्री। क्वेश्चन नंबर 55, इलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो इलिसा परीक्षण है एड्स की रोग की पहचान के लिए किया जाता है इलिसा परीक्षण। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, बीच में वीडियो को ना छोड़े। क्वेश्चन नंबर 56 कर लेते हैं। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? तो हवाई जहाज के जो ब्लैक बॉक्स होते हैं उसका रंग होता है नारंगी। क्या बोलते हैं उसको? कैसा रंग होता है? नारंगी रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 57, खुरपका जो है, खुरपका और मुंहपका जो है, खुर यानी खुर में जो बीमारी हो जाती है और मुंह में बीमारी हो जाती है तो इसको बोलते हैं खुरपका और मुंहपका रोग किस में पाया जाता है? तो यह पशुओं में पाया जाता है। कौन से? गाय और भैंस में पाया जाता है। खुरपका और मुंहपका रोग गाय और भैंस में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझे और प्रोसेस करे। जिसे कंप्यूटर समझे और प्रोसेस करे उसे कहते हैं बिट। क्या कहते हैं? बिट। सबसे छोटी इकाई है यह, और जिससे कंप्यूटर में समझा जा सकता है और प्रोसेस किया जा सकता है। तो बिट सबसे छोटी इकाई है कंप्यूटर की, जिससे जो है कंप्यूटर भाषा समझी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन क्या है हमारा? 60 क्वेश्चन है हमारा। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात लिंगानुपात किया है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है पुरुष स्त्री लिंगानुपात क्या है? तो यह हमारा 940 है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री लिंगानुपात है 940। क्वेश्चन नंबर 61, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की महिलाओं का प्रति 1000 पुरुषों पर लिंग अनुपात जो है सबसे कम है? तो प्रति 1000 पुरुषों पर लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की महिलाओं का प्रति 1000 पुरुषों पर जो है अनुपात सबसे कम है? यह है हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 62, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? जनसंख्या घनत्व अधिकतम है बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के जो है बिहार राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिक है। जनसंख्या घनत्व बिहार में अधिक है। क्वेश्चन नंबर 63, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो तेल और प्राकृतिक गैस का आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का जो है मुख्यालय कहाँ है? ONGC इसको बोलते हैं तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। क्वेश्चन नंबर 64 पर चलते हैं फ्रेंड्स। 64 क्वेश्चन क्या है? प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ पर स्थित है? भारत का जो अनुसंधान केंद्र है हिमाद्री वह कहाँ पर स्थित है? वह है आर्कटिक क्षेत्र में। ठीक है फ्रेंड्स, भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ है? आर्कटिक क्षेत्र में है। क्वेश्चन नंबर 65, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय संग्रहालय हमारा कोलकाता में स्थित है। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है? कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 66, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त है। कितने अधिकार प्राप्त है? 6। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? 42वां जो संविधान संशोधन हुआ उसमें प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवाद,
समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ये 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए। क्वेश्चन नंबर 69, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून में होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। याद रखना, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा होती है भारत में। क्वेश्चन नंबर 70, भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? भारत में औसतन वर्षा होती है 118 सेंटीमीटर। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? 118 सेंटीमीटर भारत में औसतन वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 71, दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून केरल राज्य में सबसे पहले जो है प्रवेश करता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है सबसे पहले कहाँ पर प्रवेश करता है? कौन से राज्य में प्रवेश करता है? केरल राज्य में प्रवेश करता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून केरल राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 72 पर चलने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। और इससे पहले हम 3 बजे वाली क्लास में साइंस कर चुके हैं, वहां पर हम केवल आधा घंटा क्लास करते हैं, उसमें 30+ क्वेश्चन आंसर रहते हैं। अगर आपको साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी करने हैं तो आप 3 बजे वाली क्लास भी अटेंड किया करें। 3 से 3:30 पर अपनी क्लास रहती है और ये अपनी 8 से 8:40 रहती है। इस पर हम जीके करते हैं और सुबह अपनी एक करंट अफेयर शॉर्ट्स रहती है, वो भी आप देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी वो भी। 72 क्वेश्चन क्या है? दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ? तो दूरदर्शन से जो रंगीन प्रसारण है वह कब आरंभ हुआ? 1982 में। 1982 में जो है रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ? 1982 में। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीत के रूप में किस पशु को लिया गया? तो विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीत के रूप में किस पशु को लिया गया? विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीत के रूप में पांडा को लिया गया। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीत के रूप में पांडा पशु को लिया गया। क्वेश्चन नंबर 74, विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम जो है क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है इंटरनेट है। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 75, ईमेल के जन्मदाता कौन है? ईमेल के जन्मदाता है रे टॉमलिंसन। ठीक है, इसका जो ईमेल है उसके जन्मदाता कौन है? ए टॉमलिंसन, ये है रे टॉमलिंसन। क्वेश्चन नंबर 76, वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कारक कौन है? तो टीम वर्नर्स ली जो है WWW के आविष्कारक कौन है? WWW के आविष्कारक है टीम वर्नर्स ली WWW के जो है आविष्कारक हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है वर्ल्ड वाइड वेब। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो HTTP का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म है। तो यहाँ पर एक जैसे अक्षर दे दिए जाते हैं, हम पजल हो जाते हैं फ्रेंड्स, तो इसलिए अच्छे से देख लो। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 78, दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो दीपिका कुमारी का संबंध है तीरंदाजी से। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से। दीपिका कुमारी का संबंध है तीरंदाजी से। क्वेश्चन नंबर 79, भारत में जो है करेंसी नोट, ये है करेंसी, ऐसे लिखा गया है करेंसी। भारत में जो है करेंसी नोट पर उसका जो है मूल्य वह कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो 17 भाषाओं में लिखा होता है। भारत की करेंसी के नोट पर जो है 17 भाषाओं में मूल्य लिखा होता है। क्वेश्चन नंबर 80, फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति हुई 1789 में। 1789 में हुई फ्रांस की क्रांति। कब हुई? यह हुई 1789 में। 1789 में भारत की जो है फ्रांस की क्रांति हुई 1789 में। याद रखना है। 80 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं फ्रेंड्स, केवल 20 क्वेश्चन बचे हैं। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, सारे क्वेश्चन देखें, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। केवल 20 क्वेश्चन अपने बचे हैं फ्रेंड्स।
दुनिया के मजदूरों की जो एक हो, ये जो दुनिया के मजदूरों एक हो, ये जो कथन है, इसका नारा किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स ने दिया। कार्ल मार्क्स ने दुनिया के मजदूरों को एक बताया। दुनिया के मजदूर एक हो का नाम यह जो है नारा किसने किया? यह कार्ल मार्क्स ने किया। कार्ल मार्क्स ने इसका नारा दिया। क्वेश्चन नंबर 82 क्वेश्चन क्या है? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा जो है फ्रांस की राज्य क्रांति का नारा है। फ्रांस की राज्य क्रांति का नारा समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, यह जो है किस क्रांति का नारा है? फ्रांस की राज्य क्रांति का नारा यह स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा यह है फ्रांस की राज्य क्रांति का। क्वेश्चन नंबर 83 एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है मैग्सेसे पुरस्कार को। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। याद रखना है, एशिया का नोबेल पुरस्कार क्या कहते हैं? मैग्सेसे पुरस्कार कहते हैं एशिया के नोबेल पुरस्कार को। ये अपने हो गए 83 क्वेश्चन नंबर 84 कर लेते हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी तक लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए आज ही से आप, क्योंकि यहाँ से हम ऑल सब्जेक्ट जीके करते हैं। कहीं से भी कुछ भी आए तो जीके में यहाँ से बाहर नहीं आएगा। एवरी सब्जेक्ट हम लेके चलते हैं, हर एक सब्जेक्ट की जीके करते हैं। एमसीक्यू भी रहते हैं और वन लाइनर भी रहते हैं, तो दोनों तरह से हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। 84 क्वेश्चन क्या है? सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? सबसे ज़्यादा जो है ओजोन क्षयकारी गैस, ओजोन को क्षति पहुंचाने वाली। ओजोन क्या होती है फ्रेंड्स? जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, जो हमारी अर्थ होती है, उसमें जो हमारा आसमान होता है, आसमान में यहाँ पर एक लेयर बनी होती है। जो लेयर किसके काम आती है? जो लेयर जो सूर्य से जो प्रकाश आता है, उन जो हानिकारक किरणें हैं उनको धरती पर आने से रोकती हैं, यहीं पर उनको ख़त्म कर देती है। तो ओजोन लेयर ये होती है हमारी। और जिसमें अब पॉल्यूशन की वजह से क्या होता जा रहा है? छेद होता जा रहा है। तो ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? सबसे ज़्यादा जो है क्षयकारी गैस कौन सी है? जो कि है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जो है सर्वाधिक सबसे ज़्यादा क्षयकारी गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन लेयर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, जो कि हमारी रेफ्रिजरेटर, AC इनसे निकलती है। तो क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं। 85 क्वेश्चन क्या है? CPU का पूरा नाम क्या है? तो CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है हमारा CPU का पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर 86 सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है सबसे बड़ा ग्रह। 87 क्वेश्चन जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच में आता है तब क्या होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जब सूर्य जो है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आता है तो चंद्र ग्रहण होता है। याद रखना है, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आता है तो चंद्र ग्रहण होता है। क्वेश्चन नंबर 88 क्वेश्चन क्या है? जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो जल का शुद्धतम रूप होता है वर्षा का जल। जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? वर्षा का जल सबसे शुद्धतम रूप होता है जल का। 88 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं फ्रेंड्स। 89 क्वेश्चन पर चलते हैं। बस 2 से 3 मिनट में हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे केवल 100 क्वेश्चन ये। 89 क्वेश्चन भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? भारत में ताप विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है। किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ताप विद्युत का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है ताप विद्युत का। क्वेश्चन नंबर 90 रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस तरह से परिवर्तित होती हैं? तो रेडियो तरंगे जो वायुमंडल में है यह आयन मंडल से जो है आयन मंडल से परिवर्तित होती हैं। यहाँ आयन मंडल से ही रेडियो तरंगे परिवर्तित होती हैं। आयन मंडल में जो है रेडियो तरंगे जो है यहाँ पर सेट की जाती हैं और यहाँ से हमारे जो JTV वगैरह हैं ये सब चलते हैं। तो रेडियो तरंगे वायुमंडल के आयन मंडल में से परिवर्तित होती हैं। तो आगे चलते हैं।
सौर मंडल ऐसे होती है, हमारी जो पृथ्वी होती है उसमें सबसे पहले सौर मंडल होता है। सौर मंडल में सारी जो हमारी इन्वायरमेंटल प्रतिक्रिया होती हैं सारी इसमें ही होती हैं, वर्षा, तूफान, ये सब यहाँ पर सौर मंडल में होता है। फिर सौर मंडल के बाद आता है मध्यमंडल, फिर आता है आयन मंडल, समताप मंडल, और फिर आता है लास्ट में बाह्य मंडल। ठीक है फ्रेंड्स, ये 4-5 होती हैं ये हमारी लेयर। क्वेश्चन नंबर 91 कर लेते हैं। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो हवाई जहाज हमारे वायुमंडल की समताप मंडल में उड़ते हैं। हवाई जहाज वायुमंडल की जो है आयन मंडल के ऊपर समताप मंडल है उसमें हवाई जहाज उड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा 91 क्वेश्चन। 92 क्वेश्चन देख लेते हैं। सौर मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? जो सौर मंडल होता है यह धरातल से इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 18 किलोमीटर। कितनी? 18 किलोमीटर होती है सौर मंडल से, जो है धरातल से सौर मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है। याद हो गए होंगे। 93 क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। 93 क्वेश्चन क्या है? भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून किन महीनों में सक्रिय रहती है? तो भारत में जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वह किन महीनों में सक्रिय रहती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून यह रहती है जून से सितंबर। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून है यह जून से सितंबर के महीने में सक्रिय रहती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून जून से सितंबर के महीने में सक्रिय रहती है। 94 क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना की आत्माराम पांडुरंग ने। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। 95 क्वेश्चन देख लेते हैं। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन जो है की स्थापना किसने की? मदर टेरेसा ने कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना की। किसने कोलकाता में जो है मिशनरी ऑफ चैरिटी जो कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की? कोलकाता में की मदर टेरेसा ने। किसने की? मदर टेरेसा ने। 96 क्वेश्चन देख लेते हैं। लेडी विथ द लैंप के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो लेडी विथ द लैंप के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से ये प्रसिद्ध है। लेडी विथ द लैंप के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए अपने 96 क्वेश्चन। अभी चलते हैं 97 क्वेश्चन पर। केवल 4 ही क्वेश्चन बचे हैं। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। बस 4 ही क्वेश्चन बचे हैं तो कर लेते हैं 2-3 मिनट में इसको। क्वेश्चन नंबर 2-3 मिनट में क्या है, जल्दी से हो जाएंगे। 97 क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? तो ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक होती है। कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक होती है। 98 क्वेश्चन देख लेते हैं। 98 क्या है? वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई पर जो है पाया जाता है? 29 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। वायुमंडल का कितना भाग वायुमंडल का 29 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है? ये 97%। कितना? 97% भाग जो है 29 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। 99 क्वेश्चन देख लेते हैं। 99 क्वेश्चन क्या है? 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग। ठीक है, चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग। 100 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने 1906 में ढाका में, कहाँ पर? ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने की। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए अपने 100 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए, और हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल 3 बजे। कल 3 बजे से 3 हमारी साइंस की क्लास होती है। मैं डेली बताती हूँ आपको 3 से 3:30 जो है साइंस की क्लास होती है, और ये हमारी 8 से 8:40 पर हमारी होती है ये जीके की क्लास होती है। तो दोनों क्लास आप प्लीज़ अटेंड करें। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए, अपना इतना कीमती समय देने के लिए वीडियो को, क्लास को। थैंक यू सो मच। आई होप सब समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं कल साइंस वाली क्लास पर। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।